ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हम में से काफी लोग ये ड्रीम करते हैं कि यूएस में, यूके में, बाहर कहीं जा करके सेटल होना है। यूएस के लिए ज्यादा सोचते हैं, यूके ये सब भी मान सकते हैं, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बाहर जाके सेटल होना है। ब्रेन ड्रेन तो चल ही रहा है कितने टाइम से इंडिया में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिचुएशन जो हम फॉरेन को इतना अट्रैक्टिव मानते आए हैं, एटलीस्ट मेरी जनरेशन से, मैंने ऑल कभी भी इस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और मेरी गलती है कि मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने बाहर पढ़ाई भी करी, मेरा जॉब भी लगा, मैं बड़े आराम से सेटल हो सकता था। लेकिन मेरे को हमेशा लगता था कि अगर आपके अंदर दम है तो आप जहां भी चाहो अपनी जगह बना सकते हो। और इंडिया में बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस मुझे आना पड़ा। और मुझे एक्चुअली ये मेरी अपनी लिमिटेशन है, तो मेरी अपनी बेवकूफ़ी है कि मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्योंकि उस टाइम में आप यंग होते हो, स्टूडेंट टाइप के होते हो, तो आपने फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा होता। आपने ये नहीं सोचा होता कि बच्चों को पोल्यूशन से दिक्कत होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, जैसे एक होता है ऑर्डरलीनेस, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें जब आप बड़े होते हो तब आपको ये सारी चीजें हिट करने लगती हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। पहले तो आप मस्त होते हो स्टूडेंट लाइफ में, तो इन सब चीजों के बारे में सोचते नहीं हो। तो फिर जब मैं आ गया इंडिया और जब मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और यूएस ड्रीम कंट्री है, लेकिन तब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बाहर सेटल हो पाना। लेकिन क्या ये पॉइंट अभी भी वैलिड है? जो मैंने बुराइयां करी इंडिया की और मैंने यूएस जैसी कंट्रीज की तारीफ करी, क्या ये पॉइंट अभी या अगले 10-15 साल जब हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने का टाइम आएगा, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कौन सी जगह सही होगी? क्या यूएस टाइप की जगह सही होगी? जैसे कनाडा थोड़ा अनअट्रैक्टिव हो गया अब, बाकी सारी कंट्रीज हैं विच इंक्लूड्स यूएस, यूके, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इवन मिडिल ईस्ट, राइट? तो क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए? तो इसमें अब कुछ एनालिसिस करके मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। मैं पहले इंडिया के लिए बहुत पेसिमिस्टिक था, अब मैं ऑप्टिमिस्टिक हुआ। और इसका रीजन सिर्फ इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी तो अब सबको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और आगे जाकर के अगर हम चाइना की ट्रेजेक्टरी पे निकल गए तो कितनी अमेजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और एट द सेम टाइम बाहर हम सब जानते हैं कि इकोनॉमीज प्लेटो कर रही हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। यूरोप में तो आई गई, यूके में तो चैलेंजेस आ ही रहे हैं इतने सारे। हो सकता है यूके यूएस में भी चैलेंजेस आ जाए। तो इकोनॉमिकली तो इंडिया अट्रैक्टिव होता जा रहा है, जो मेरी जनरेशन में नहीं था। तो एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट हो गया इंडिया के फेवर में। बट यूजुअली लोग, और हम जानते हैं सैलरीज वगैरह, राइट? हाउसिंग की कीमत यूएस से ज्यादा ही हो गई इंडिया में। यूएस में इतने रेट में आपको कितना बड़ा घर मैंशन टाइप का मिल जाएगा। लेकिन हम इसलिए तभी भी जाना चाहते हैं यूएस, क्योंकि हमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एज फैमिली हमको यहाँ पर, जो बेसिकली यहाँ के पुश फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई पोल्यूशन, क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ वाटर, हेल्थ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स, एलर्जीज रहती हैं। तो इसलिए लगता है कि यार ये हवा कितनी क्लीन है। आप किसी यूरोपियन कंट्री को देख लो, स्विट्जरलैंड को देख लो, पागल हो जाओगे देख करके, क्या लैंडस्केप्स हैं, क्या पूरा क्लियर दिखता है स्काई। लेकिन इसमें मेरा व्यू चेंज हुआ है। वो व्यू क्यों चेंज हुआ है? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर के। तो अब अगर हम हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जब इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था यूके, यूरोप, और ऐसे ही हम अगर यूएस का देखें, तो इन सारी कंट्रीज में, इवन जापान, इन सारी कंट्रीज में जब ये डेवलप हो रहे थे, और पोल्यूशन जबरदस्त था उस टाइम पे। जैसे कोल फायर्ड प्लांट्स होते थे, तो कोल का जो सूट होता है, स्मोक जो होता है, वो हर जगह, लंदन, बड़ी बड़ी जगहों पे, इंडस्ट्रियल टाउन्स में वो फैला रहता था। अगर किसी लोगों ने पुरानी इस तरह की कुछ वेब सीरीज देखी हो यूरोप की, तो वो देख सकते हैं रोड्स कितनी गंदी, हवा पूरी डार्क डार्क रहती थी, क्लाउड की जो एयर है वो पूरी डार्क डार्क आपको लगेगी। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछा, तो पाया कि जो भी कंट्री इस तरह से इंडस्ट्रियलाइज हुई हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना को भी ले लो, चाइना तो अभी भी माना जाता है कि कितना सारा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है, चाहे वो यूएस ले लो, चाहे वो यूके ले लो, ये सब एक इस तरह के फेज से गुजरी हैं। और फिर जब ये प्रॉब्लम बड़ी होगी पोल्यूशन की, तो इन्हें 20-25 साल लगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यानी कि पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। आज की डेट में आप यूके में जाओ, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी खराब यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रही होगी 1850s, 1920s, 1930s, जो भी वो टाइम था इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन का। आई डोंट नो, 1800 कुछ रहा होगा, या अर्ली 1900 में भी रहा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज आप सोच भी नहीं सकते, इतनी क्लियर एयर है। ऐसी ही क्लियर एयर हमने भी देखी थी जब कोविड का टाइम आया था इंडिया में। तो पॉइंट ये है कि जब अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, 20-25 साल में ये चीज सॉल्व हो जाएगी। तो मैं एक तरीके से बुलिश हूँ
इन अभी देखा जाए तो मैं बेट ले रहा हूँ, एक स्पेक्युलेटिव बेट कि इंडिया के ऊपर फ्यूचर में बेट किया जा सकता है कि नहीं, या फिर हमारी जनरेशन अपने बच्चों के लिए इंडिया को त्याग दें और सोचें कि बाहर ही बनाना है भविष्य। तो इसमें मैं थोड़ा सा, जो लोग सब बियरिश रहते हैं, जिसको भी मौका लगता है वो भागना चाहता है इंडिया से बाहर, तो मैं इसमें उल्टा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि देर आर रीजंस टू बी बुलिश। एक मैंने पोल्यूशन का बताया जो हिस्टोरिकली बैक्ड है, कितनी कंट्रीज इस सिचुएशन के अंदर से आग का दरिया है और डूब के जाना है इसमें से निकली हैं। अब एक और चीज मुझे समझ में आई, पोल्यूशन कंसर्न होता है सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा कंसर्न, पोल्यूशन भी चलो हट गया, हेल्थ केयर इंप्रूव हो गई, इकोनॉमिकली हम आगे हो गए, हम डेवलप्ड हो गए, हम रिच हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीजें फिक्स हो गई। लेकिन एक चीज है जो जो पिंच करती है, वो करती है कल्चर। जैसे हम करप्शन की बात करें, कितना ईगो है, रोड रेज, लोगों को एक जैसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारी कल्चर जो है रूल ब्रेकिंग वाली है। लाइन नहीं लगेगी, लाइन टूटेगी, पैसा दे करके काम होगा, ब्राइबरी होगी, करप्शन होगा। तो ये कल्चर वाली जो चीज होती है, जो ऑर्डरलीनेस आपको वेस्ट में फील होगी, वो इंडिया में फील। तो पहले मेरे को एक पेसिमिज्म आया कि ये कल्चर फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्चर ह्यूमन बीइंग्स के माइंड की बात है। बाकी चीजें तो बाहर की बात है, पोल्यूशन आपने चेंज कर दिया टेक्नोलॉजी लगा करके, पैसा फेंक करके, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पैसा फेंक करके, तो ये तो मटेरियल चीजें आप फिक्स कर दोगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज है, इंसान की अपनी सोच है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर सोच बन गई करप्शन वाली, तो उसको कैसे चेंज करोगे? तो मैं पैसिमिस्टिक हो गया कि हाँ, कल्चर तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर इंडिया नेट नेट कल्चर की वजह से मात खा जाएगा। लोगों में सिविक सेंस नहीं है। लेकिन फिर मुझे दोबारा से एक ऑप्टिमिज्म आया जब मैंने ये सोचा कि एक्चुअली कल्चर को जो चीज चेंज करती है, सबसे इजी जो तरीका है कल्चरल चेंज लाने का, वो है जनरेशनल शिफ्ट। यानी कि जब नए लोग पैदा होते हैं, नई जनरेशन पैदा होती है, तब उनके वैल्यूज इवॉल्व करते हैं। अभी हमारे टाइम में जो वैल्यूज रही होंगी वो करप्ट लोगों की वैल्यूज, हर एक को लगता है पावर होनी चाहिए, ब्राइबरी से काम चलता है, करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे अब नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, और ज्यादातर जेनजी, जेन अल्फा, ये यूएस, ये ब्रॉड माइंडेड हैं, ये इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हैं, यूएस की वैल्यूज अडॉप्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करते करते जब ये लोग रह जाएंगे और ये ग्लोबल कल्चर से ज्यादा एक्सपोज होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो ये बोलेंगे कि आप जो ये यूएस, यूपी और बिहार का जो पावर हंगरी पना है, दिल्ली का जो है, ये इज पसे, मतलब इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट कूल टू आस्क फॉर ब्राइब, इट्स नॉट कूल टू बी करप्ट। तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और ग्लोबल वैल्यूज हो जाएंगी। तो एक कन्वर्जेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ वैल्यूज, जिसको बोलते हैं कि ये जो ओपन माइंडेड जो वैल्यूज हैं, या जो ये डिसिप्लिन वैल्यूज जो, कि आपको ऑर्डरली रहना है, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होंगी, और हो भी रहा है, हमारी जेन जी, हमारी जेन अल्फा काफी सारे मामलों में यूएस की जैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और आ जाए तो वो और ज्यादा एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो जाएंगे। जो अन्ना हजारे वाला मूवमेंट आया तो उसमें कितने सारे नए लोग जुड़ गए, हालांकि वो चला नहीं, फिजल आउट हो गया, बट इस तरह के और मूवमेंट्स आएंगे। तो नेट नेट मेरी समझी ये है कि इन तीन फैक्टर्स की वजह से मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि लोग ओवर बेयरिश हैं। तो मैं उस बायस को करेक्ट कर रहा हूँ। एक तो हो गया इकोनॉमिकल फैक्टर, वो सब जानते हैं। एक हो गया पोल्यूशन वाला, जो लोगों को अभी इतना क्लियर नहीं है, लोग घबरा जाते हैं। जैसे अभी जो फायर चालू हो जाती है पंजाब हरियाणा में, मैं कह रहा हूँ कि 15-20 साल में वो चीज कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, फंड्स आएंगे, तो और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हर एक कंट्री गुजरी है उस स्टेज से। और थर्ड पॉइंट जो मैंने कल्चरल, जो सबसे मुश्किल लगता है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते किसी और तरीके से। जैसे सिंगापुर वाले स्टाइल से आप सॉल्व नहीं कर सकते कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ली कॉन यू जैसे हो गया था, वो छोटी कंट्रीज है, वैसे आप सॉल्व नहीं कर सकते ऊपर से डंडा करके या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। यहाँ तो ग्रास रूट से सॉल्व होगी प्रॉब्लम करप्शन की। और वो सॉल्व जब होगी, जब 2-3 नई जनरेशन निकलेंगी, जेन जी, जेन अल्फा जब बड़े होंगे और एक्सपोजर होगा, तो जो बिहार का जेन अल्फा है वो ही दिल्ली का जेन अल्फा होगा। ये नहीं कि बिहार का जेन अल्फा अभी भी उसी दबंगई में या उसी तरह के उसमें रह रहा है माइंडसेट में। तो वो धीरे धीरे करते करते इंडिया की कल्चर भी चेंज हो जाएगी। तो इस तीन कारणों की वजह से मैं बुलिश हूँ, और इसको मैं आगे रिफाइन करूंगा। बट अगर ये बात सही निकलती है, तो दिस इज बेसिकली अ गोल्डन केस फॉर किड्स टू हैव अ फ्यूचर इन इंडिया इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द फॉरेन शोर्स। थैंक यू।